ज़जान की आवाज ने इसके सकते को तोड़ा। केशिए पर अपना गुस्सा मत उतारा करो, उसका कोई कसूर नहीं। ना उसने तुम्हें कैद किया है ना मैंने। इस महल में अगर कोई कैद है तो वो हम हैं। वो एक लम्हे को ठहरी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, खैर ये बताओ, अब चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? तुम्हारा जख्म तो अब मुकम्मल ठीक हो चुका है। हेशतुम इसकी बात पर चौंक उठा। एक मिनट, तुम ये क्या कह रही थी? तुम यहाँ कैद हो? पर यह कैसे मुमकिन है? तुम तो यहाँ की रानी हो, तुम्हें कौन कैद कर सकता है? और फिर एक तरफ तुम्हारा बाप है जो यहाँ के लोगों पर जुल्म करता है, और दूसरी तरफ उसकी बेटी उन्हीं लोगों की मदद करती हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दो। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? और मेरे तंदुरुस्त होने का इंतजार तुम क्यों कर रही थी? और मुझे यहाँ कैद करने की क्या वजह है? वो एक ही सांस में ना जाने कितने सवाल कर गया। गोया इसके दिल में कई दिनों से दबी हर उलझन आज लफ्जों का रूप धार चुकी थी। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि आज वो ज़जान से हर हकीकत जानकर ही दम लेगा। ज़जान खामोशी से इसे देखती रही। इसकी नजरें हेशतुम के चेहरे पर जिमी थीं, जैसे वो इसके हर सवाल के पीछे छपी बेकरारी को पढ़ रही हो। जब हेशतुम खामोश हुआ तो ज़जान ने धीमे लहजे में कहा, केशिए ने मुझे बताया था कि तुमने इस रियासत के बारे में बाहर के लोगों से बहुत कुछ सुन रखा है। उनमें कुछ बातें सच भी हैं। मैं यहाँ के सुल्तान की बेटी जरूर हूँ, लेकिन जो इस वक्त इस सल्तनत पर राज कर रहा है वो मेरा बाप नहीं। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम यहाँ कैद नहीं हो। तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए रोका गया था, क्योंकि अगर तुम सुल्तान ये इसके आदमियों की नजर में आ जाते तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेते। फिर जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस बाकी रहती तुम उनकी खिदमत करते रहते, और आजादी वो तुम्हें सिर्फ मौत की सूरत में मिलती। ज़जान चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, जैसे लफ्जों को तरतीब देने की कोशिश कर रही हो। हेशतुम ने कुछ नहीं कहा। इसकी पुरसुकून नजरें जैसे ज़जान को अपनी बात जारी रखने का हौसला दे रही थी। ज़जान ने नजरें झुका ली और धीरे से कहना शुरू किया, मेरे दादा बहुत बड़े आलम इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार इल्म से नवाजा था, खास तौर पर जड़ी बूटियों, इलाज और दवाओं के इल्म से। मेरा ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था, इसलिए उनकी हर बात, हर सबक और हर तजर्बा मेरे अंदर उतरता चला गया। उन्हीं की वजह से आज मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। मेरे बाबा दादा के बड़े बेटे थे, इसलिए इस सल्तनत का तख्त उन्हीं के हिस्से में आया। लेकिन मेरे चचा, वो इक्तदार के साथ साथ मेरे दादा के इल्म पर भी कब्जा चाहते थे। वो चाहते थे कि इस इल्म को दौलत कमाने का जरिया बनाया जाए, मगर मेरे दादा उसके सख्त खिलाफ थे। मेरे दादा हमेशा कहते थे कि इल्म बेचा नहीं जाता, इससे लोगों की खिदमत की जाती है, और यही बात उन्होंने हमें सिखाई। लेकिन ये बात मेरे चचा को कभी अच्छी ना लगी। ज़जान चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, फिर एक दिन उन्होंने मेरे बाप के वफादार लोगों में से कुछ को डरा धमका कर और कुछ को दौलत का लालच देकर खरीद लिया, और मौका मिलते ही मेरे बाप को जहर देकर कत्ल कर दिया। जब मेरे दादा को इस साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरन मेरी माँ को अपने मुर्शिद के पास भेज दिया, जहाँ मेरे चचा कभी नहीं पहुँच सकते थे, और मेरे दादा खुद उनके हाथों कैद हो गए। ज़जान खामोश हुई तो हेशतुम बेइख्तियार बोल उठा, फिर तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? हेशतुम के सवाल पर ज़जान ने एक ठंडी सांस भरी, क्योंकि जो चीज वो मेरे दादा से हासिल न कर सका वो मुझसे हासिल करना चाहता था। मेरे दादा को कैद करने के बाद वो जान चुका था कि उनके इल्म का एक हिस्सा मेरे पास भी है, इसीलिए इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि वो मुझसे अपनी मर्जी का हर काम करवा सके। जब भी कोई बेबस जख्मी शख्स मेरी नजरों के सामने तड़पता तो मैं उसके जख्म भरने के लिए अपनी पूरी सलाहियत से दवाएं बनाती। वो मेरी इसी इंसानियत और मजबूरी का फायदा उठाता और उन्हीं दवाओं को मुढ़मांगी कीमत पर बाहर की दुनिया में फरोख्त करके अपनी तिजोरियां भरता। हेशतुम ने अफसोस से सर हिलाया। यानी एक तरफ लोगों पर जुल्म ढाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के जख्मों पर लगने वाले मरहम से अपनी तिजोरियां भरते हैं। ज़जान ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया। हेशतुम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई।
अगर लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम उनके जख्मों पर मरहम रखती हो, तो तुम बहुत पहले यहाँ से निकल सकती थी, अपने लोगों के साथ मिलकर बगावत कर सकती थी, ये फिर अपनी उस मुर्शिद के पास चली जाती। आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है यहाँ से जाने के लिए? ज़जान ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। मुर्शिद तक कोई नहीं पहुँच सकता है, तुम सिर्फ वही जब मुनासिब समझी खुद पैगाम भेजते हैं। हम ना उन तक जा सकते हैं, ना उनसे अपनी मर्जी से राब्ता कर सकते हैं। और जहां तक यहां से निकलने की बात है, वो इतना आसान कभी नहीं था। इसने गहरी सांस ली। मेरे चचा ने बरसों पहले पूरी रियासत में ये अफवाह फैला दी थी कि मैं ज़हनी मरीज हूँ, मुझ पर आसिब का साया है, मुझे दौरे पड़ते हैं और मैं किसी भी वक्त अपना होश खो सकती हूँ। इसकी आवाज में तलखी उतर आई। सिर्फ अफवाह फैलाना ही काफी नहीं था, इसलिए वो वक्ता फौकता मुझे लोगों के सामने ले जाते, मेरे साथ झाड़ फूक करवाई जाती, मुझे जंजीरों में जकड़कर पेश किया जाता ताकि हर शख्स यही समझे कि मैं वाकई पागल हूँ। मगर हकीकत वो खुद भी जानते हैं। बीमारी उन्हें आखिरकार मेरे दरवाजे तक ले ही आती है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं। मगर सुल्तान ने उनके दिलों में ऐसा खौफ बसा दिया है कि वो मेरे हाथ से दवा तो ले सकते हैं, मगर मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो लोग बहादुर थे, जिन्होंने मेरे बाप से वफादारी निभाई, उन्होंने गुलामी कबूल करने के बजाय अपने खानदानों समेत जंगलों में पनाह ले ली। आज लोग उन्हें बागी कहते हैं, मगर मैं जानती हूँ वो अब भी अपने अहद पर कायम हैं। वैसे भी दादा मुर्शिद ने यही ताकीद की थी कि मैं सब्र से तुम्हारा इंतजार करूं। वक्त आने पर मुझे एक मुसाफिर के साथ इस कैद से रवाना होना है, और शायद इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमसे एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई। एक अनजाना सा ताल्लुक दिल ने बना लिया तुम्हारे साथ। तुम खामोशी से इसे देखता रहा। जितना वो ज़जान को समझने की कोशिश करता, इतना ही उलझता चला जाता। आखिरकार इसने खामोशी तोड़ी। अगर जंगल में तुम्हारे इतने वफादार मौजूद हैं, तो तुम उन्हीं के सहारे यहाँ से क्यों नहीं निकले? और ये दादा मुर्शिद कौन हैं जिन्होंने तुम्हें मेरा इंतजार करने की ताकीद की? और आखिर में ही क्यों? ज़जान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। केशिए ने मुझे बताया था, बाहर की दुनिया में मेरे बारे में न जाने कितनी कहानियां मशहूर हैं। लोग मुझे जंगलों में भटकने वाली डाइन समझते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं जंगल में जरूर जाती हूँ, मगर सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए। मुझे महल से सिर्फ वहीं तक जाने की इजाजत है, और वो भी मुहाफिजों की कड़ी निगरानी में। सुल्तान को यकीन है कि वो सब इसके वफादार हैं, मगर हकीकत में उनमें से कई मेरे बाप के वफादार हैं, और आज भी खामोशी से मेरा साथ दे रहे हैं। और दादा मुर्शिद, उसके लहजे में बेइख्तियार एहतराम उतर आया। वो मेरे दादा के उस्ताद थे, एक ऐसे इंसान जिनके इल्म, हिकमत और बसीरत पर मेरे दादा को अंधा यकीन था। दादा ने उनसे बहुत कुछ सीखा, और अब इसमें से कुछ मुझे भी सिखाया। लेकिन अफसोस, दादा के इंतकाल के बाद मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई कि मैं दादा से मजीद कुछ सीख पाती। और मेरा दादा मुर्शिद से कभी सामना नहीं हुआ, और न ही आज तक हम में से कोई ये जान सका कि वो कहाँ रहते हैं। वो खुद कभी किसी के सामने नहीं आते, बस कभी कभार उनका पैगाम हमारे वफादारों तक पहुंच जाता है। फिर वही पैगाम एक से दूसरे हाथ मुंतकिल होता हुआ केशिए तक पहुंचता है, और केशिए मुझे इससे आगाह कर देती है। फिर हैशतुम की तरफ देखकर बोली, और दादा मुर्शिद ने बताया था मेरी आज़ादी का परवाना एक जख्मी मुसाफिर लेकर आएगा, और तुम पहले इंसान हो जो इस तरह मुझ तक पहुंचा। तुमसे पहले जो भी इस जंगल में आया, ये तो सुल्तान के सिपाहियों के हाथ चढ़ गया। ये बागियों के कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सका। तुम पहले शख्स थे जो जख्मी हालत में मेरे सामने आए। मैं चाहती तो अपने वफादारों की मदद से बहुत पहले इस कैद से निकल सकती थी, मगर ऐसी आज़ादी मेरे ज़मीर को कभी कबूल ना होती। मेरे चचा खुद को इस सल्तनत का सुल्तान जरूर समझते हैं, मगर ये रियाया उनकी नहीं, मेरी है। मैं कैसे अपने लोगों को एक जालिम के रहम और करम पर छोड़कर चली जाती? और जिस दिन तुम मुझे जंगल में मिले, इसी रात दादा मुर्शिद का पैगाम आया, और उन्होंने मेरे दिल के यकीन की तस्दीक कर दी। तुम ही वो शख्स हो जिसके साथ मुझे इस कैद से रवाना होना है। और हकीकत तो ये है,
जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है इतनी ही तुम्हें मेरी भी है। मैंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी और ना ही पानी का सफर किया, और तुम मेरे बगैर इस जंगल से जिंदा नहीं निकल सकते। यहाँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और जंगल से बाहर तुम मेरी। जिस दिन हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए, इसी दिन बागी महल पर हमला कर देंगे। फिर ये तो हम अपनी आजादी वापस ले लेंगे, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ज़जान चंद लम्हों की खामोशी इख्तियार करने के बाद बोली, पता नहीं तुम वाकई मेरे बारे में ये सब जानना चाहते थे भी या नहीं, मगर ये सब कहकर मेरे दिल का बोझ जरूर कुछ हल्का हो गया है। वो धीरे से अपने कदमों पर खड़ी हुई। अब मुझे जाना होगा, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर वो पलटी। इसके लिबास का हल्का सा दामन चांदनी में लहरा गया। चंद ही लम्हों बाद वो रेशमी पर्दों के पीछे गुम हो चुकी थी, मगर उसकी खुशबू और उसके अल्फाज अब भी फिजा में जैसे ठहरे हुए थे। हेश्तुम देर तक वहीं साकित बैठा रहा। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे चंद लम्हों में उसकी दुनिया उलट गई हो। अब इसके तकरीबन हर सवाल का जवाब इसे मिल चुका था, मगर उन्हीं जवाबों ने इसके ज़हन में कई गहरी सोचों को भी जगा दिया था। वो लड़की जिसे पूरी रियासत दाइन पागल और आसिफ ज़दा समझती थी, दरहकीकत इसी रियासत की असल वारिस थी। वो कैदी भी थी, मसीहा भी, कमजोर भी दिखाई देती थी, मगर अंदर से पहाड़ जैसा हौसला रखती थी। और सबसे बढ़कर वो इस पर यकीन कर बैठी थी। हेश्तुम ने एक गहरा सांस लिया और नजरें चांदनी में भीगे बाग पर जमा दे। ज़जान की हर बात, हर लफ्ज और हर राज इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। अब इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो महज एक हादसे का शिकार होकर इस सल्तनत तक नहीं पहुंचा था। शायद किस्मत इसे किसी बहुत बड़े मकसद के लिए यहाँ तक ले आई थी। इसी कश्मकश में गुम वो देर तक खामोश बैठा रहा, और फिर मंजर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी समत बदलने लग।